हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को एक आराम से क्लियर किया हुआ है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया था, क्योंकि आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई कंपाउंड दिया रहता है, उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, उसका बॉन्ड एंगल पूछता है, उसका एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर पूछता है, या उसके बीच में हम लोग बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है, और उसी में हम लोग को शेप, स्ट्रक्चर वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह सब पूछता है। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2-3 फार्मूला देखते हैं और उस फार्मूले पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लें। क्या निकाल लें? इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लें। अब इसी एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर वैल्यू 2 है और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 आती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 5 आती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 6, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 7 आती है। ये इस तरीके से आपको आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 1, 2 आती है तो बेसिकली sp होगा, 3 आती है तो sp2 होगा, और 4 आती है तो sp3 होगा, और यहाँ पे 5 आता है तो sp3d होगा, और यहाँ पे sp3d2 होगा, और लास्ट में sp3d3 होगा। अब यहाँ पे एक बात सीखें, जैसे अब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि अब 2 आएगी तो sp होगा, कि 3 आएगा कि sp2 होगा, ये सब याद करना पड़ेगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे देखिए कि अगर हमारे पास एक s प्लस एक p, क्योंकि इसके ऊपर 1 प्लस 1 2 आएगा तो sp, यहाँ पे देखो एक s है और 2p है, तो 2 प्लस 1 3, यानी 3 आएगा तो sp2 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 4 आएगा तो sp3 आएगा। ऐसे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसको निकालने का फार्मूला देखें हम लोग, ताकि हमको समझ में आए कैसे निकाला जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग इस तरीके से करें, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, उसके बाद माइनस निगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस लगा दें, और माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास पहला फार्मूला क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई कंपाउंड है, उसका सेंट्रल एटम देख लो कि सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उसके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हुए हैं, और वहाँ पे क्या उस कंपाउंड के ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लो, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर दो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो निगेटिव चार्ज आता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है, सॉरी वैलेंस शेल के अंदर आता है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाता है। और अगर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? वैलेंस शेल से निकलेगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए अगर दूसरा फार्मूला हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसको आप लोग कैसे समझेंगे? यानी कोई एक एटम है, उस एटम के सेंट्रल एटम को जोड़ लो कि कितना पाई बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर हो जाएगा, और उसके सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर में देखें, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब हमारे पास क्या होगा कि बॉन्ड पेयर में जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसको ऐड कर लेंगे, और लोन पेयर में जितने हम लोग के पास लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास बचेंगे उसको जोड़ देंगे। ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारे पास। और तीसरा फार्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर आएगा, इसको 2 पार्ट में देखो। अगर 8 से ज़्यादा हुआ, क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8। अगर 8 के इक्वल या 8 से कम हुआ तो इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब ये वाला थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये दोनों पहले अप्लाई करते हैं, तीनों एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आपको जो इजी लगेगा वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं H2SO4।
अब बात आती है कि सर सेंट्रल एटम को पहचानेंगे कैसे, ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि सल्फर है। देखिए सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए आप 2-3 तरीके से देखेंगे। पहले, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। अब दूसरा, हमारे पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, अब देखेंगे कौन सा एटम हमारे पास एक तो नंबर में कम है, दूसरे उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसके बाद तीसरी चीज़ साइज को देख लेंगे। इन तीनों चारों चीज़ों से हम लोग अपने सेंट्रल एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर सेंट्रल एटम है, तो हम लोग पहला फार्मूला इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। हमारे पास देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा हमारे पास है, सल्फर है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सीजन की फैमिली में आता है तो इसके पास 6 होंगे। अब देखो हमारे पास मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है कि जो एटम सिर्फ एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। अब मोनोवैलेंट एटम के अंदर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, NH4 आता है। तो NH4 को उतना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन को छोड़ दें। ये हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है। अब यहाँ पे देखें 6 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारे पास ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के पास 2 है। देख लो कितना हो गया, 6 + 2 8, तो 1/2 × 8 = 4, और 4 के लिए 1 S और 3 P sp3। और sp3 का ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसका शेप कितना होगा, वो शेप के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, खासकर इस वाले को। अब इस वाले को देखिए, हम लोग जो कंपाउंड हमारे पास है, पूरे कंपाउंड में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ देंगे। देखो हाइड्रोजन के पास 1 यहाँ पे जोड़ते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 तो 2 × 1 प्लस सल्फर 1 बार है, इसके पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 4 बार है, 4 × 6, तो कितना हो गया 2 + 6 + 24, आगे कितना 32। ये आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें 32 जो है वो 8 से ज़्यादा है, तो 8 से डिवाइड करें, चले 8, तो इसको करेंगे 4 टाइम जाएगा, और 4 के लिए क्या होता है sp3। अब दूसरा हमारे पास है H2SO4, यही तो है H2SO4। चले देखिए हमारे पास ये सल्फर हमारे पास है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको। अब गिन ले कि इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि दूसरा वाला क्या होगा पाई होगा, 4 के लिए क्या होगा हमारे पास sp3। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, I3-, बहुत इंपॉर्टेंट है I3-। देखिए I3 में अगर हम लोग इसको इस मेथड से निकालें तो हमारे पास देखिए I3 में एक I जो होगा वो सेंट्रल होगा, बाकी 2 I क्या हो जाएंगे, साइड एटम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 I के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 I बचेंगे, दोनों I कैसे होंगे, मोनोवैलेंट होंगे। तो यहाँ पे 2, क्योंकि 1 + 1 2, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। कितना निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज जोड़ दिए, हो गया। तो 1/2 × 10 = आएगा 5, और 5 के लिए क्या होता है sp3d। इसकी ज्योमेट्री होती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। आगे किसी लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ICl2-। अब यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन है, सेंट्रल एटम कौन होगा, जो नंबर में कम हो। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आयोडीन के पास भी होते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से निकालें। देखिए नंबर ऑफ ये वाले तीसरे वाले से देखिए, हमारे पास आयोडीन के पास 7, 3 आयोडीन है, 7 × 1 = 21, प्लस 1 निगेटिव चार्ज 24, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो आया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आया होगा या जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो वैलेंस शेल से ही निकला होगा। तो यहाँ पे 22 हो गया, 22 को 8 से डिवाइड करो, हाँ देखो ये वाला देख लो, 22 को ये तो जाएगा नहीं, देखो 2 टाइम गया, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 6। अब 6 देखो 8 से कम है, तो यहाँ पे आप 2 से कर दो, 2 × 6, और 2 + 3 कितना आएगा 5,
और 5 के लिए क्या होगा sp3d। इस तरीके से, यानी अगर हम लोग 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उस रिमाइंडर में अगर देखेंगे वो 8 से कम है तो इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे और जितना हमारे पास आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाए, अब ICl2 में इसको हम लोग पहले अपने मेथड से देखें। 1/2 फर्स्ट मेथड, आयोडीन सेंट्रल एटम 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वायलेंट एटम 2 प्लस 1 निगेटिव चार्ज 1 हो गया। तो कितना आ गया 7 दूनी 1 10, 1/2 × 10 = 5। 5 के लिए क्या आएगा बेटा sp3d। दूसरे फार्मूले से निकालें, आयोडीन के पास 3 है, हमारे पास इसी जैसा देखो निकलेगा, ये भी हो गया। अब उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल हमारे पास है KMnO4। क्या होगा KMnO4, इसमें निकाला जाए हम लोग। देखो हमारे पास मैग्नीज होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास देखो 1/2 7 प्लस पोटेशियम मोनोवैलेंट होता है, तो मोनोवैलेंट की हेडिंग में एक और डाल लो, पोटेशियम कामा सोडियम कामा लिथियम, ये सब भी डाल लो। अब यहाँ पे 7 प्लस 1 8, तो 1/2 × 8 = 4। 4 के लिए क्या आएगा sp3। दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 7 प्लस यहाँ पे 6 है, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, जो आएगा 24 प्लस 7 प्लस 1। उसके बाद 8 से डिवाइड करो, अगर कुछ बचता है तो 2 से करो, दोनों को जोड़ दो। एक और एग्जांपल देखते हैं, XeOF4, ये हमारे पास है। Xe में देखिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1/2 8 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है 4 हो गया, फ्लोरीन का तो 1/2 × 12 = 6, और 6 से लिखिए हमारे पास आता है sp3d2। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।